आज बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम के तहत ये टारगेट लिया था कि हम 10,000 एफपीओ जो है उनकी फॉर्मेशन करेंगे, और ये टारगेट पूरा हो चुका है, यानी कि स्कीम अपने टाइम से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। स्कीम का नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ की। 10,000 एफपीओ की फॉर्मेशन भी करनी है और फिर उन्हें प्रमोट भी करना है। क्या होता है एफपीओ? एफपीओ होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ एक इंडिविजुअल फार्मर नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना। इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, मैदानी इलाके में अगर आप रहते हैं तो मैदानी इलाके में कम से कम आपको 300 फार्मर जो है इकट्ठे करने होंगे एक एफपीओ तैयार करने के लिए। कम से कम 300 फार्मर। और अगर आप हिली रीजन में रहती हैं तो कम से कम 100 फार्मर का ग्रुप होना चाहिए एफपीओ बनाने के लिए। अकेले इंडिविजुअल फार्मर इसको नहीं बना सकता। इंडिविजुअल फार्मर को अगर एफपीओ बनाना है तो फिर सबसे पहले विलेज लेवल पर 15 से 20 फार्मर को इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा। फिर आसपास के गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपस में जोड़ करके टोटल 300 किसान इकट्ठे करने पड़ेंगे प्लेन एरिया में, मैदानी इलाकों में। और फिर इन 300 फार्मर से आगे एफपीओ तैयार करवाया जा सकता है, यानी कि एफपीओ बनाया जा सकता है। फिर एफपीओ एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, एक अकेला फार्मर अगर खेती करेगा तो अल्टीमेटली महंगी पड़ती है, जैसे कि इनपुट्स वगैरह वो लेकर के आएगा, मशीनरी वगैरह लेकर के आएगा। लेकिन यहीं अगर मिलजुल के फार्मिंग करी जाए तो लागत भी कम आती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। यही कॉन्सेप्ट है एफपीओ का। तो यहाँ पे होता क्या है, इंडिविजुअल फार्मर सबसे पहले 15 से 20 फार्मर्स को इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगा। उसके बाद में इन मल्टीपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपस में जोड़ करके 300 फार्मर इकट्ठे करे जाएंगे, और फिर जो है एफपीओ की फॉर्मेशन हो सकती है। याद रखना, मैदानी इलाकों के लिए 300 फार्मर, और हिली रीजन में अगर आप रहते हैं तो एफपीओ बनाने के लिए कम से कम 100 फार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फार्मर ऐसे होने चाहिए जो एक ही तरीके की खेती करते हो। ये नहीं कोई फार्मर अपना बाग लगाए बैठा है, कोई फार्मर जो है पैडी की खेती कर रहा है, किसी का फोकस शुगर केन पे, इस तरीके से नहीं। एक ही तरीके की खेती करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप में डिफरेंस 1 से 2 क्रॉप अलग हो बस, तभी एफपीओ की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो 300 फार्मर इकट्ठे कर लिए गए, उसके बाद में एफपीओ जो है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं ये लोग। यानी कि एक बार ये 300 फार्मर इकट्ठे हो गए, उसके बाद में ये एफपीओ के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। याद रखना, ये जो एफपीओ है, ये एफपीओ अपने आप में एक लीगल एंटिटी है पूरे तरीके से। एक नॉर्मली एक कंपनी, कोई भी कंपनी एक जैसे नॉर्मली रजिस्टर होती है ना, उसी तरीके से एफपीओ को भी रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से फार्मर की कंपनी है, यानी कि एक तरीके से बिजनेस कंपनी ही है ये। जो इसका काम करने का तरीका है बिल्कुल सिमिलर है बिजनेस कंपनी के तरीके से। जिस तरीके से बिजनेस कंपनी काम करेगी उसी तरीके से एफपीओ काम करता है, क्योंकि बिल्कुल कंपनी ही है। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि मिलजुल के फार्मिंग करी जाए, यानी कि यूनाइटेड फार्मिंग। एक अकेला बंदा फार्मिंग कर रहा होगा, सीड का पैकेट लेके आएगा, एक ही पैकेट लेकर के आएगा, वो भी रिटेल रेट पे महंगा पड़ेगा। मशीनें किराए पे लेके आएगा, महंगी पड़ेंगी। लेकिन यहीं पे सब मिलजुल के काम करेंगे तो कंपनी की तरफ से जो मतलब कंपनी का जो पैसा है उसी से सामान आ जाएगा, और सबको बहुत ही मिनिमम किराए के रेट पर जो है मशीनरी वगैरह मिल जाया करेगी और इनपुट मिल जाया करेंगे। तो यूनाइटेड फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पर है ये कि सब मिलजुल के फार्मिंग करें तो लागत कम आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। लीगल एंटिटी है। नॉर्मली ये कंपनी भारत में जैसे रजिस्टर होती है उसी तरीके से रजिस्टर होगी और ये कंपनी के तौर पे काम करेगी। इट इज़ लाइक अ कंपनी, एक फार्मर कंपनी आप कह सकते हो। अब एफपीओ को अगर रजिस्टर करवाना है तो तरीके क्या है? 2 तरीके हैं। या तो आप इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लो, या फिर आप इसे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लो। अब ज़्यादातर जो लोग हैं कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो प्रेफर किया जाता है। अच्छा, देखते हैं ये एफपीओ को बनाने का तरीका क्या है, स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल किसान ने करा क्या, विलेज लेवल पे 15 से 20 किसानों को इकट्ठा किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ठीक है। या फिर इसे हम फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं।
आसपास के इलाकों के मल्टीपल सेल्फ हेल्प ग्रुप को फिर जोड़ा गया और इस तरीके से 300 किसान इकट्ठे करे गए। मिनिमम 300 याद रखना, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 300 फार्मर इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम 300 किसान इकट्ठे करे, और ये ऐसे किसान थे जो एक ही तरीके की खेती करते थे। ठीक है। उसके बाद में फिर इन्हें करना क्या है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करना है, या फिर जो नाबार्ड का डीडीएम है उससे बात करनी पड़ेगी, या फिर एफपीओ का जो नोडल ऑफिसर होता है उससे बात करिए। फिर होगा ये गवर्नमेंट असाइन कर देगी एक सीबीबीओ, हर एक इंडिविजुअल एफपीओ के लिए एक सीबीबीओ जो है असाइन कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट फिर करेगी क्या, सीबीबीओ असाइन कर देगी इनके एफपीओ के लिए। सीबीबीओ होता क्या है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरा का पूरा काम जो है सीबीबीओ ही करेगी। ये एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो पूरे तरीके से किसानों की मदद करेगी उनका एफपीओ बनवाने में। जो भी कागज वगैरह लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, क्या करना है, वो पूरे तरीके से फिर सीबीबीओ देगी। किसानों का काम इतना ही था कि उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये बात बतानी थी कि भाई टोटल 300 किसान इकट्ठे हो गए हैं, सबके आधार कार्ड वगैरह ही हैं, डिटेल ये हैं। वो अपने आप फिर क्या होगा, आगे सीबीबीओ असाइन करवा देंगे, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सीबीबीओ असाइन कर देगी हर एक एफपीओ के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट का, या फिर नाबार्ड का डीडीएम हो गया, ये एफपीओ नोडल ऑफिसर हो गया, इनमें से किसी को भी किसान कांटेक्ट कर सकते हैं। बताया इन्होंने उसको। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सीबीबीओ असाइन कर दिया इनके एफपीओ के लिए। हर एक इंडिविजुअल एफपीओ के लिए सीबीबीओ असाइन कर दिया जाता है। सीबीबीओ क्या होता है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसानों के एफपीओ बनवाने का पूरा काम यही करेंगे। प्रोफेशनल एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट ने बना रखी है एफपीओ बनवाने के लिए। इसके अलावा एफपीओ, चलो फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन कम से कम 5 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करवाएंगे कि एफपीओ को चलाना किस तरीके से है। मान लो फार्मर कुछ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन्हें 5 साल तक सपोर्ट मिलेगा। सीबीबीओ उन्हें 5 साल तक सपोर्ट देगी कि हम आपको 5 साल तक सपोर्ट देंगे, आपको अपना एफपीओ ढंग से कैसे चलाना है। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, इनका ये एफपीओ शेयर मार्केट में रजिस्टर होगा। शेयर मार्केट में रजिस्टर होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सोचोगे कि भैया इतने 300 लोग हैं, कल को कोई कह दे कि भाई मेरी ओनरशिप ज़्यादा, या एक्चुअल मालिक कौन है। तो यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से है कि शेयर मार्केट में कंपनी रजिस्टर होगी, एफपीओ रजिस्टर होगा, हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा। याद रखना, पैसा हर एक मेंबर से लिया जाएगा। 300 फार्मर है तो 300 के 300 फार्मर यहाँ पे पैसा लगाएंगे। एक इंडिविजुअल फार्मर 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखना। और एक इंडिविजुअल फार्मर को 10% से ज़्यादा शेयर नहीं मिलेगा एफपीओ का, ये ध्यान रखना। ताकि इससे ये है कि ओनरशिप 300 के 300 में बराबर रहे, किसी एक के पास ज़्यादा ओनरशिप ना आ जाए, नहीं तो ज़्यादा शेयर आ जाएगा ना उसके पास में। तो एक इंडिविजुअल फार्मर जो है 2000 रुपये से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक इंडिविजुअल फार्मर को जो एफपीओ है उसका 10% से ज़्यादा शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में आप इसे जो कंपनी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है। अब एफपीओ तो आपने बना लिया, यानी कि कंपनी तो एक तरीके से अब आपकी बन गई। अब लेकिन कंपनी को प्रॉपर्ली चलाने के लिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम है वो बनवानी पड़ेगी। तो उन्हीं 300 फार्मर में से जो कायदे के लोग होंगे उनको उनका चयन करके यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बनवाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कामों के लिए स्टाफ का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, यानी कि बाहर से भी कई सारे लोग रखने पड़ेंगे। ऑफिस वगैरह तैयार होगा, ऑफिस में काम करने के लिए चपरासी वगैरह लगेगा, अकाउंट संभालने के लिए अलग बंदा लगेगा, मार्केटिंग के काम के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक कंपनी का सीईओ या मैनेजर किसी को बनाना पड़ेगा, तो इन सब लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखना, यहाँ पे इन सबको फिर सैलरी भी देनी पड़ेगी। जितने भी एम्प्लॉई हैं यहाँ पे सबको सैलरी मिलेगी। और ये सैलरी कौन देगा, शुरुआत के 3 साल गवर्नमेंट पैसा देती है, लगभग 18 लाख रुपए, कि आप जो है अपना एफपीओ बनवाओ, स्टाफ वगैरह उसमें रखो, अकाउंट्स वगैरह का बंदा रखो, जिस भी लोगों की ज़रूरत है उनको रखो, और 3 साल तक हम आपको पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट 18 लाख रुपए तक देती है 3 साल के लिए। ये एक तरीके का फंड होता है, ये ध्यान रखना, सैलरी वगैरह देने के लिए। वो अब ये जो जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बना दी कि भाई आप जो है, अब इनका क्या काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है कंपनी के यानी कि एफपीओ के जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होंगे वो यही लेंगे। इसके अलावा इसमें फीमेल रिजर्वेशन भी रखना बहुत ज़रूरी होता है।
ये नहीं कि सारे के सारे इसमें मेल ही रख लिए, फीमेल रिजर्वेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने बनाए हैं लोगों का ग्रुप उसी 300 फार्मर में से, तो ये करेंगे क्या, जितने भी एफपीओ के बिग डिसीजन होंगे वो यही लेंगे, और यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा। उन 300 फार्मर्स में से जो भी, जैसे कि अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने जोड़ रखा है, तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में से एक जो काफ़ी समझदार बंदा लगेगा उसे अल्टीमेटली पकड़ लिया। तो इस तरीके से कुछ लोगों को जो है लेकर के उन्हीं 300 फार्मर में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बना दिए जाते हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं एफपीओ के, और साथ ही यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर कंपनी का जो यानी कि एफपीओ का बैंक अकाउंट बनेगा, जो एफपीओ के नाम पे ही बनेगा। गवर्नमेंट से जितना भी फंड वगैरह आएगा और शेयर का जो भी सारा पैसा होगा वो सब अल्टीमेटली इसी बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से इन्हें फंड मिलेगा सैलरी वगैरह देने के लिए, तो 3 साल तक 18 लाख रुपए मिल रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है मैचिंग इक्विटी ग्रांट भी देती है। मतलब मान लो 300 फार्मर का एफपीओ था, ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को, अपने एफपीओ को रजिस्टर करवा करके टोटल मान लो इन 300 फार्मर ने 10 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, तो आप जितना पैसा लगाओगे अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी आपको उतने देती है कि आपने 10 लाख लगाया, ठीक है, हमारी तरफ से भी 10 लाख ले लो। तो गवर्नमेंट भी 10 लाख जो है लगा देगी। लेकिन याद रखना ऐसा नहीं है कि मान लो तुम सोचोगी भाई हम तो 300 फार्मर है, हमने अपना एफपीओ बनाया और हमने तो जो है जी 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए लगा दिया है, तो कंपनी भी मतलब गवर्नमेंट भी 30 लाख रुपए दे, नहीं। गवर्नमेंट मैक्सिमम जो उनका इक्विटी ग्रांट है उसकी लिमिट है 15 लाख रुपए। सरकार केवल और केवल मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक लगाएगी। अब जैसे कि इन 300 किसानों के एग्जाम्पल के तौर पे इन 300 किसानों ने अपना एफपीओ बनाया और शेयर मार्केट में कंपनी को रजिस्टर किया और 10 लाख रुपए इन्होंने लगाया, तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया ठीक है भैया हमारी तरफ से भी 10 लाख जो है लगा दो, हमारी तरफ से भी 10 लाख ले लो। लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाख ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। हर एक इंडिविजुअल फार्मर से यहाँ पे पैसा लिया जाएगा जैसे मैंने बताया था, और एक इंडिविजुअल फार्मर 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। बैंक की तरफ से यहाँ पे इन एफपीओ को क्रेडिट गारंटी भी मिलती है। जैसे मान लो इनका एफपीओ बढ़िया चलने लग गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, और ये चाहें कि हम अपना कुछ और बिजनेस भी शुरू करेंगे, जैसे कि मान लो कोई प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह ये लगाने की सोच है, अब उसके लिए पैसा चाहिए, नॉर्मली बैंक के पास जाएंगे तो कोलेटर मांगेगा। लेकिन अगर इन्होंने इस तरीके से अपना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत करेगी क्या, इन्हें क्रेडिट गारंटी भी यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि लोन इन्हें मिल जाएगा 2 करोड़ तक का बैंक से बिना किसी कोलेटरल के। मतलब ये जो गवर्नमेंट ने 10,000 एफपीओ को प्रमोट करने की स्कीम चला रखी है ना, इसके तहत इन्हें अपना एफपीओ बनाने के बाद में क्रेडिट गारंटी भी मिल जाएगी बैंक से, यानी कि किसी भी बैंक में जा करके 2 करोड़ तक का लोन उठा सकते हैं, वो भी बिना किसी कोलेटरल के। लेकिन हाँ, जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन मिलेगा वो तो अल्टीमेटली पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ा स्कीम के बारे में और बात करते हैं। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी थी पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और टोटल बजट जो इसका रखा गया था 6,865 करोड़ रुपए रखा गया था, और ये 2027-28 तक इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन 2025 में फरवरी तक ये कंप्लीट हो गया, 10,000 एफपीओ बन गए, यानी कि अपने टाइम से पहले ही जो स्कीम है वो कंप्लीट हो गई, अपना टारगेट अचीव कर लिया इसने। ये ध्यान रखना, इंडिविजुअली तो अगर आप जाओगे तो बैंक में आपको पहले कोलेटरल देना पड़ता है, तब कहीं जाके लोन मिलता है, लेकिन एफपीओ बनाने के बाद स्कीम के तहत इन्हें क्रेडिट गारंटी यहाँ पे मिल जाएगी, 2 करोड़ तक का एफपीओ लोन उठा सकता है बैंक से बिना कोलेटरल के। ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें कोर अप्रोच क्या है। देखो कोर अप्रोच यहाँ पे ये है, जो एफपीओ फॉर्मेशन करी जाती है, यानी कि एफपीओ जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है क्लस्टर एरिया अप्रोच पर, यानी कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया से आपने जो 300 फार्मर इकट्ठे किए, वो 300 के 300 फार्मर एक ही तरीके की खेती करते हैं। ये नहीं कि कोई कुछ और खेती कर रहा है कोई कुछ और खेती कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि जब वो 300 के 300 किसान एक ही तरीके की खेती कर रहे होंगे तो क्या होगा, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह सबको आपस में आराम से मिल जाएगा, लेबर वगैरह सस्ती पड़ेगी,
इसके अलावा आपस में रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं, सीड वगैरह हो गया, मशीनरी हो गई, है ना, फिर हार्वेस्टिंग है, मार्केटिंग है, ये सब काम भी आसान रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों पे मेन फोकस रहता है कि क्लस्टर एरिया अप्रोच लेकर के चला जाए एफपीओ की फॉर्मेशन में, और कोलेबोरेशन है, रिसोर्स शेयरिंग है और स्पेशलाइजेशन है, इस सब पे मेन फोकस। इसके अलावा जो एफपीओ के इस स्कीम को प्रमोट किया गया है, वो प्रमोट किया गया है ओडीओपी के तहत, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नॉर्मली आपने देखा होगा किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहती है तो उस डिस्ट्रिक्ट को उसी चीज़ के लिए प्रमोट किया जाए, इसके तहत जो है एफपीओ को प्रमोट किया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। होता है ना कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है जो अपने किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाना जाता है कि भाई फला शहर की वो चीज़ बहुत बढ़िया है, तो इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के लिए प्रमोट करने के तहत एफपीओ को प्रमोट किया जा रहा है। क्लस्टर एरिया जैसे मैंने बताया कि एक जोग्राफिकल एरिया के जितने भी आपने 300 फार्मर इकट्ठे किए वो सब एक ही तरीके की क्रॉप उगाते हों। फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा क्रॉप में हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, लगभग सब एक ही तरीके की खेती करते हैं। क्योंकि अगर क्लस्टर एरिया अप्रोच नहीं है तो फिर आपका एफपीओ रजिस्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उस केस में तो वो एक तरीके से हर एक फार्मर की रिक्वायरमेंट ही अलग अलग हो गई ना। जैसे मान लो 300 फार्मर आपने इकट्ठे किए लेकिन सब अलग अलग खेती करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके बाग लगे हुए हैं मान लो आम के, कुछ ऐसे हैं जो कॉटन की खेती कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो शुगर केन पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ और कर रहे हैं। अब इस आम वाले की रिक्वायरमेंट अलग है, इन्हें मशीनरी अलग चाहिए, इनका फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट अलग है। जो कॉटन का किसान है इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, इन्हें डीफजिंग, डीलिंटिंग, गिनिंग, इस चीज़ के लिए मशीनरी इन्हें अलग चाहिए। शुगर केन वालों को शुगर केन प्लांटर है और दूसरी मशीनें अलग चाहिए। नहीं तो अगर इन 300 के 300 किसान एक ही तरीके की खेती कर रहे होते तो रिसोर्स शेयरिंग हो जाती, टेक्निकल नॉलेज शेयर हो जाती, हार्वेस्टिंग वगैरह, मार्केटिंग सब आसान रहता, जो कि इस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरे तरीके से फेलियर हो जाएगा। इसलिए अगर क्लस्टर एरिया अप्रोच नहीं है तो एफपीओ रजिस्टर नहीं होगा। अब आज के वक्त में कई सारे आपको पॉपुलर एफपीओ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सह्याद्री फार्म है नासिक में, ये लोग अपने अंगूर के काम के लिए जाने जाते हैं। 8,000 से ज़्यादा किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इंडिया का बिगेस्ट एफपीओ, इंडिया का बिगेस्ट एफपीओ है सह्याद्री फार्म। किस पे काम है इनका? अंगूरों पे काम है। 8,000 से ज़्यादा फार्मर यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इंडिया का बिगेस्ट एफपीओ है। 17% पूरे इंडिया का, मतलब पूरे इंडिया से जितना भी ग्रेप्स एक्सपोर्ट होता है उसका 17% अकेले सह्याद्री फार्म जो है एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये लोग मैंगो और वेजिटेबल पर भी काम करते हैं, यानी कि मैंगो और वेजिटेबल को भी एक्सपोर्ट करने का काम है, लेकिन मेन फोकस इनका ग्रेप्स पे होता है। इसके अलावा एक ग्रीन गोल्ड एफपीओ है जो बनाना और वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में। इसके अलावा एक हिमालयन ऑर्गेनिक एफपीओ है जो ऑरेंज और एप्पल को एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? भैया ये स्कीम इम्प्लीमेंट भी तो होगी ग्राउंड लेवल पर ढंग से, तो उसके लिए टोटल 14 एजेंसियाँ बना रखी हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगी ग्राउंड लेवल तक। जिसमें सबसे पहले है SFAC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम। इसके अलावा एक है NCDC, एक है नाबार्ड, इसके अलावा नफेड है, इसके अलावा CBBO है। CBBO तो मैंने बता ही दिया कि हर एक इंडिविजुअल एफपीओ को एक CBBO असाइन हो जाता है जो पूरे तरीके से एफपीओ बनवाने में किसान की मदद करते हैं और 5 साल तक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से चलाना है एफपीओ को। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो होता है जैसे कि जिसे हम बोलते हैं NPMA, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ये भी होती है। टोटल यहाँ पे 14 आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिलेंगी, उन्हीं में इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। तो एक यहाँ पे NPMA भी आपको मिलेगी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ये ओवरऑल गाइडेंस और डाटा कंपाइलेशन का काम करती है एफपीओ के लिए नेशनल लेवल पर। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनेटरी कमेटी भी होती है। अच्छा, मान लो आपने यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो रख लिया, CEO वगैरह को भी बना दिया कि भाई ये कंपनी के CEO रहेंगे, और आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम भी पूरी बना दी। लेकिन मान लो ये पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इन्हें एक्चुअल नहीं पता कि एफपीओ को सही तरीके से कैसे चलाया जाता है, तो उसके लिए इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जहाँ पे आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हो। CEO की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट बनवा रखे हैं गवर्नमेंट ने। अब ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
इंस्टीट्यूशन है, या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्किल प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन है। ये 2 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, एक तो है बर्ड और एक है लिनेक। लिनेक है लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल अकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये है गुरुग्राम में, ये वाला। इसके अलावा एक है बर्ड जो कि लखनऊ में है, नाबार्ड इसको प्रमोट करता है, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर हम स्कीम के टारगेट की बात करें तो सरकार ने ये जो है 2000 मतलब मेन इनका जो टारगेट कंप्लीट हो गया वो तो इनका फरवरी 2025 में ही कंप्लीट हो गया, नहीं तो वैसे ही इन्होंने 2027-28 तक का टारगेट इन्होंने लेकर के चले थे ये। लेकिन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली 10,000 FPO जो है 24 फरवरी 2025 तक ही बना दिए। और जो 10,000 वाला FPO था, यानी कि 10,000 FPO, जो 10,000वां FPO बना वो रजिस्टर हुआ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ पर मेज़ बनाना और पैडी पर मेन इनका फोकस है। ये जो 10,000वां FPO है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में, वहाँ पे रजिस्टर हुआ, मेज़ बनाना और पैडी पर इनका मेन फोकस है। अगर हम इस स्कीम के तहत जो 10,000 FPO बनाए गए हैं, कितने फार्मर इसमें जुड़े हैं? एक FPO में मिनिमम 300 होने चाहिए किसान। तो इस स्कीम के तहत जो टोटल फार्मर यहाँ पे जुड़े हैं इन 10,000 FPO में, लगभग 30 लाख किसान हैं, जिसमें लगभग 40% औरतें हैं। और 2024 के एक डाटा के हिसाब से इन 10,000 FPO में से 810 FPO ऐसे हैं जिनमें कोई आदमी नहीं है, केवल और केवल औरतें हैं, यानी कि 100% वुमेन मेंबर हैं जो पूरे के पूरे FPO को रन कर रही हैं। तो ये है मेन, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। FPO क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट 2 तरीके से फ़ंड प्रोवाइड करवा रही है। एक तो 18 लाख रुपए 3 साल के लिए दे ही रही है सैलरी वगैरह देने के लिए, और इसके अलावा आप शेयर मार्केट में FPO को रजिस्टर करके जितना पैसा लगाओगे मैक्सिमम 15 लाख गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा लोन उठाना चाहते हो तो 2 करोड़ तक का बैंक से लोन ले सकते हो बिना कोलेटरल के। तो ये है, ये हमारा ये वाली स्कीम भी कवर हो गई।